हेलो फ्रेंड्स, मैं मंजीत आप सभी को स्वागत करता हूं अपना यूट्यूब चैनल MK स्टडी 23 में। तो फ्रेंड्स, आप सभी के लिए सोशल साइंस का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अति महत्वपूर्ण 2024 एग्जाम के लिए लेकर आए फ्रेंड्स। और शुरू से अंत तक देखिएगा, सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है MVVI फ्रेंड्स। तो चलिए टाइम को वेस्ट किए बिना चलते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन है कि जर्मनी राइन राज्य का निर्माण किसने किया था। तो याद कर लीजिए फ्रेंड्स, नेपोलियन बोनापार्ट किए थे, नेपोलियन बोनापार्ट। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। केवल आप सब फ्रेंड्स सुनते चलिएगा किसका क्या आंसर होगा। सेकेंड नंबर क्वेश्चन है कि यूरोप में राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति कब हुई थी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 1789 की फ्रांसीसी क्रांति के साथ हुई थी। ऑप्शन नंबर ए याद रखना है। केवल आप सब फ्रेंड्स सुनते चलिएगा तो आपका काम हो जाएगा फ्रेंड्स, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में 4 ही ऑप्शन देते हैं, आपको लिखना नहीं रहता है। तो ऑप्शन के अनुसार आप वहाँ पे टिक लगा सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स 3 नंबर देखते हैं। 3 नंबर है कि रोग का मरीज किसे कहा जाता है। तो आप सभी को पता होगा किसको कहा जाता है, तुर्की को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी तुर्की। नेक्स्ट है कि मेटरनिक का पतन किस वर्ष हुआ। तो मेटरनिक का पतन किस वर्ष हुआ, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1848 ईस्वी को हुआ था। मेटरनिक का पतन कब हुआ था, तो 1848। इसको याद रखना फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 5 नंबर है। 5 नंबर याद करिए कि फ्रांस में किस शासक वंश की पूर्ण स्थापना वियना कांग्रेस द्वारा की गई थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बुर्बो वंश। बुर्बो वंश की स्थापना, ऑप्शन नंबर बी इसका याद रखना, ऑप्शन नंबर बी बुर्बो वंश की स्थापना की गई थी। यदि फ्रेंड्स चैनल पर नए हैं तो अपने दोस्तों के पास शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा फ्रेंड्स, ताकि इस तरह वीडियो आप सबके लिए लाते रहें। तो 6 नंबर है क्वेश्चन, आप सब केवल फ्रेंड्स सुनते चलिए और नहीं याद है तो याद कर लीजिए फ्रेंड्स, क्योंकि इसी तरह क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में देखने के लिए मिलेगा फ्रेंड्स। तो 6 नंबर है, इटली और जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्नलिखित में से कौन सा देश था। तो ऑस्ट्रिया था। ऑस्ट्रेलिया नहीं फ्रेंड्स, ऑस्ट्रिया एक देश है, ऑस्ट्रेलिया अलग है फ्रेंड्स, और एक ऑस्ट्रिया देश है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 7 नंबर याद करिए कि मेजनी का संबंध किस संगठन से था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कार्बोनरी संगठन से था। ऑप्शन नंबर डी इसका याद रखना है, ऑप्शन नंबर डी कार्बोनरी। 8 नंबर है जलवेरिन एक संस्था थी। तो याद रखना है ऑप्शन नंबर ए व्यापारियों की संस्था थी जलवेरिन। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 9 नंबर याद करिए फ्रेंड्स कि 1829 की एड्रियानोपुल की संधि किस देश के साथ हुई थी। तो याद रखना है इसका, यह कई बार क्वेश्चन पूछ चुका है फ्रेंड्स, तुर्की में। तुर्की ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, तुर्की। उम्मीद करते हैं इसमें से अधिकतर क्वेश्चन आप सभी को याद होगा। फिर नहीं याद है तो आप याद कर लीजिए, क्योंकि टाइम बहुत कम बचा है फ्रेंड्स समय, क्योंकि आपको 6 सब्जेक्ट को लेकर चलना है। यह सोशल साइंस का है अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन। तो 10 नंबर है कि काउंट काबूर को विक्टर इमैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किए थे। तो याद रखिएगा प्रधानमंत्री। यह भी खमदानी क्वेश्चन फ्रेंड्स बहुत बार पूछ चुका है। ऑप्शन नंबर डी इसका यह राइट आंसर हो जाएगा। 11 नंबर है कि गैरिबाल्डी पेशे से एक नाविक था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। पेशे से क्या था, तो एक नाविक था। 12 नंबर है कि इटली और जर्मनी के वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत है। तो किस महादेश के अंतर्गत है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यूरोप। या तो कह सकते हैं महादेश या महाद्वीप। यूरोप महाद्वीप के अंतर्गत आते हैं। यूरोप महाद्वीप में इटली और जर्मनी स्थित है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 30 नंबर है फ्रेंड्स कि रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, तो बिस्मार्क ये था रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 40 नंबर है कि यूरोपवासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा। तो प्रेरणा स्रोत रहा यूनानियों के लिए। यूनान के लिए ऑप्शन नंबर डी इसका याद रखना है, यूनानियों के लिए। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रखना है। 2024 एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है फ्रेंड्स। तो सारे क्वेश्चन आप सभी को याद रखना है और इसका पर डे वीडियो लाएंगे फ्रेंड्स। तो चैनल पर बने रहिए, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए फ्रेंड्स इस तरह वीडियो पाने के लिए। और नेक्स्ट वीडियो में लाएंगे करीब 100 क्वेश्चन फ्रेंड्स, जो कि अति महत्वपूर्ण सारे क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम से ही रिलेटेड। इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। नेक्स्ट है कि फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई। तो इसका याद रखना है 1871 ईस्वी को फ्रैंकफर्ट की संधि हुआ था, 1871। 16 नंबर है कि किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ था। तो याद रखना है सेडान का युद्ध, यानी सेडान का युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ था। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि यंग यूरोप की स्थापना किसने की थी। तो यंग यूरोप की स्थापना याद रखना है मेजनी ने किए थे। यंग यूरोप की स्थापना कौन किए थे, तो मेजनी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 80 नंबर याद करिए यंग इटली की स्थापना किसने की। तो यंग इटली की स्थापना मेजनी नहीं की। दोबारा क्वेश्चन यह फ्रेंड से रिपीट हुआ। 90 नंबर है कि सीडान का युद्ध कब हुआ था। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा फ्रेंड्स, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सीडान का युद्ध 1870 ईस्वी को हुआ था। एड्रियानोपुल के 1871 हुआ था फ्रेंड्स। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 20 नंबर है 20 है कि सन 1870 में फ्रांस और प्रसा के बीच युद्ध कहाँ हुआ था। तो ऑप्शन नंबर ए सेडान में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा।
21 है वियना सम्मेलन किस वर्ष हुआ, तो इसका राइट आंसर याद रखना 1815 ईस्वी को वियना सम्मेलन हुआ था। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 22 है वियना किस देश की राजधानी है, तो आप सब बता सकते हैं वियना किस देश की राजधानी है, तो ऑस्ट्रिया की राजधानी क्या होता है, वियना होता है, जो कि यह किस महाद्वीप में स्थित है, तो यूरोप महाद्वीप में स्थित है, यूरोप महाद्वीप में स्थित है ऑस्ट्रिया फ्रेंड्स। तो किस महादेश के हैं, तो यहाँ देख सकते हैं वियना किस देश की राजधानी है, तो ऑस्ट्रिया देश की राजधानी क्या होता है, वियना है। नेक्स्ट है क्रीमिया का युद्ध, क्रीमिया का युद्ध किस वर्ष हुआ, तो क्रीमिया का युद्ध याद रखना है 1854 ईस्वी को हुआ है क्रीमिया का युद्ध। 24 है फ्रेंड्स की राष्ट्रवाद की अवधारणा जन्म किस घटना से माना जाता है, तो फ्रांस की क्रांति घटना से माना जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 25 पे नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू हुआ, तो याद रखना है 1804 ईस्वी को नेपोलियन संहिता लागू हुआ था फ्रेंड्स। और इसे यह कई बार बोर्ड एग्जाम में देखने के लिए मिला है फ्रेंड्स, 2024 एग्जाम में भी शायद पूछ सकता है फ्रेंड्स। तो याद रखिएगा सारे क्वेश्चन अति महत्वपूर्ण है आप सभी के लिए, और आपको एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है बोर्ड एग्जाम में, क्योंकि फ्रेंड्स इस बार भी आप सभी को दोगुना है फ्रेंड्स इसमें। तो समझ सकते हैं 35 सवाल पूछेगा फ्रेंड्स, 35 में 35 आपको सही जवाब देकर आना है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि वियना सम्मेलन यानी कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मेटरनिख। कौन थे, तो मेटरनिख थे। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 27 है मेटरनिख व्यवस्था का उद्देश्य क्या था, तो मेटरनिख व्यवस्था का उद्देश्य था पुरातन व्यवस्था की पुनर्स्थापना करना, पुरातन व्यवस्था की पुनर्स्थापना करना। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 28 है काउंट कपूर का विक्टर मृत्यु कब हुआ था, काउंट कपूर का मृत्यु कब हुआ था, तो इसका याद रखना है 1862 ईस्वी को मृत्यु हो गया था उनका। 29 है कि इटली और जर्मनी के एकीकरण का विरोध कौन था, तो ऑप्शन नंबर ए ऑस्ट्रिया। 30 नंबर जर्मनी के एकीकरण किस वर्ष पूरा हुआ था, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 1871 ईस्वी को जर्मनी का एकीकरण पूरा हो गया था। 31 है कि लाल कुर्ती का गठन किसने किया था, तो लाल कुर्ती का गठन गैरिबाल्डी ने किए थे। 32 याद करिए जलवेराइन संघ की स्थापना किस वर्ष हुआ, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1834 ईस्वी को हुआ है। 33 है गॉस्टिन की संधि किस वर्ष हुई, तो गॉस्टिन की संधि 1865 ईस्वी को हुआ है। 1865 ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। याद रखना है ऑप्शन नंबर बी 1835 ईस्वी को। उम्मीद करते हैं आप सभी को 33 करवाएं फ्रेंड। 33 इसमें से अधिकतर क्वेश्चन आप सभी को 25 प्लस क्वेश्चन आप सभी को पहले से ही याद होगा, फिर नहीं याद है तो आपको बहुत मेहनत करने का जरूरत है फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट है 34 है कि यूरोपीय सभ्यता का पालन किसे कहा जाता है, तो इसका राइट आंसर यूनान को कहा जाता है यूरोपीय सभ्यता का पालन। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 35 है कि एड्रियानोपुल की संधि किस वर्ष हुआ, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर 1829 ईस्वी को एड्रियानोपुल की संधि हुआ है, याद रखना है। और इसमें देख रहे हैं फ्रेंड्स एक भी बात नहीं बनाया जा रहा है, आप केवल सुनते चलिए, आपको सारे डाउट मतलब क्लियर हो जाएगा फ्रेंड्स। आप यदि बोर्ड एग्जाम में जाइएगा तो यदि आप चारों ऑप्शन देख ले रहिएगा तो आपको वहाँ आइडिया लग जाएगा किसका क्या हम लोग पढ़े थे। तो यहाँ पे 36 है कि सीडान का युद्ध किसके बीच हुआ था, तो याद रखना फ्रांस और प्रसा के बीच हुआ था। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 37 है कि किस वर्ष यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया गया, तो याद रखना है 1832 ईस्वी को यूनान को स्वतंत्र राष्ट्र घोषित कर दिया गया था। और इसमें से करीब 40 क्वेश्चन आए फ्रेंड्स, तो 40 क्वेश्चन तक करवाया जाएगा आप सभी को। किस संधि द्वारा जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ था, तो याद रखना है फ्रैंकफर्ट संधि द्वारा जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ था। और 2024 बार कर रहे हैं फ्रेंड, 2024 के लिए अति महत्वपूर्ण है, आप सब एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है, आप सभी को अधिक पूरा क्वेश्चन याद कर जाना है और माइंड में अपलोड करेंगे जाना, जैसे कि स्कैन करें तुरंत आंसर आ जाना चाहिए फ्रेंड्स। 39 है कि हंगरी की राजधानी क्या है, तो आप सभी को पता होगा कि बुडापेस्ट। हंगरी की राजधानी क्या है, तो बुडापेस्ट। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। 40 नंबर है कि गीजो कहाँ का प्रधानमंत्री था, तो प्रधानमंत्री कहाँ का था, तो फ्रांस का प्रधानमंत्री था गीजो जो है कहाँ का प्रधानमंत्री था, तो फ्रांस का। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि सेडोवा का युद्ध किसके बीच हुआ था, तो ऑस्ट्रिया और प्रसा के बीच हुआ था सेडोवा का युद्ध। ऑस्ट्रिया और प्रसा याद करते चलिए फ्रेंड्स, सेडोवा का युद्ध किसके बीच हुआ था, तो ऑस्ट्रिया और प्रसा के बीच हुआ था। आज का लास्ट नंबर क्वेश्चन है कि ओटो को निम्न में से कहाँ का राजा घोषित किया गया था, तो बता सकते हैं इसका कहाँ का, तो यूनान का राजा घोषित किया गया था ओटो नाम के